Good morning students. Now today we are going to start a new topic, Indian education during British period. ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। जैसे कि आपको पता होगा, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है कि भारत में प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा तथा बौद्ध शिक्षा का प्रचलन था। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का प्रचलन था। इस काल में भी प्रमुख रूप से क्या था, ब्रिटिश काल में भी मुस्लिम शासन ही था। परंतु कुछ उसके उपरांत क्या हुआ, हमारे देश में इन सब में भारतीय शिक्षा के संचालन मतलब हमारे देश में इसके उपरांत भी क्या हुआ, कुछ अन्य जैसे यूरोप की ईसाई मशीनरियाँ, व्यापारिक कंपनियां तथा शासकों का भी आगमन हुआ। इन सब ने भारतीय शिक्षा के संचालन, प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया और हमारे देश में एक नई शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया। इस काल में हमारे देश में ब्रिटिश शासन भी स्थापित हो गया, ब्रिटिश शासन। ठीक है, इस काल की शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जैसा आपको पता होगा कि मुस्लिम काल के पश्चात अंग्रेज़ों का भारत पर सबसे ज़्यादा आधिपत्य हो गया था। अंग्रेज आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन प्रबंधन स्थापित किया, किंतु शीघ्र ही शासन की बागडोर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में पहुंच गई थी। अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग 150 वर्ष कार्य किए। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष कार्य किया, 150 वर्ष शासन किया। इस अवधि में देश की शिक्षा में विशेष प्रगति हुई और पाश्चात्य साहित्य विज्ञान का ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से विकसित हुआ। संपूर्ण ब्रिटिश कालीन शिक्षा के इतिहास को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो प्रथम पीरियड है, जो इसका प्रथम काल है, वो है, प्रथम काल था आपका 1757 से लेकर 1799 तक, मीन्स 1757 टू 1799 तक। तो जो प्रथम काल है, प्रथम काल में ब्रिटिश काल में प्रथम काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। जो इसका प्रथम काल था उसमें था पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति। जो प्रथम काल है, प्रथम काल में जो पहला कार्य हुआ वो किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति। हेडिंग आप अपने पास नोट कर लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति। प्लासी और बक्सर मीन्स 1757 से लेकर 1765 के प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद से ही कंपनी ने भारतीयों को लालच देकर विश्वास प्राप्त करने का प्रयास किया। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला। जोनानाथ डंकन ने 1791 में हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए बनारस संस्कृति विद्यालय की स्थापना में सहयोग दिया। इस तरह थोड़े से कार्य शिक्षा के क्षेत्र में संपन्न हुए। अब हम बात करते हैं प्रथम काल के 1793 का आज्ञा पत्र। नंबर 2, 1793 का आज्ञा पत्र। जो 1793 का आज्ञा पत्र था, इसमें क्या था, इसमें इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना के पश्चात यद्यपि अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था, किंतु उन्हें शिक्षा नीति की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, जिसके फलस्वरूप या तो देसी पाठशालाएं ही कार्य करती थी या कुछ ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रयास से कुछ छोटे छोटे स्कूल अंग्रेजी शिक्षा देने की व्यवस्था की हुई थी। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात कंपनी का जो आज्ञा पत्र था वो 20 वर्ष के बाद पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता था। 1793 में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ, तब उसके सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्स ने चार्ल्स ग्रांट और ईसाई मिशनरियों के विचारों का समर्थन किया और यह प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिससे यूरोपीय ईसाई मिशनरियों और स्कूल मास्टरों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म व शिक्षा के प्रसार की खुली छूट हो। पार्लियामेंट के एक दूसरे सदस्य रैडल जैक्सन ने इस प्रस्ताव का क्या किया, विरोध किया। फिर उसके बाद नाउ हम बात करते हैं द्वितीय काल की, दूसरे पीरियड की। द्वितीय काल जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक था, 1800 से लेकर 1835 तक। तो द्वितीय काल में अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा के संबंध में जो निम्नलिखित कार्य किए वो इस प्रकार है। पहला है 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 का जो आज्ञा पत्र है उसमें क्या था, जब 1793 जो इससे पहले पढ़ा था ना हमने अभी, 1793
जब 1793 के 20 वर्ष बाद जब 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में दोबारा से पारित हुआ, तो इस बार अधिकतर सदस्यों ने मशीनरियों द्वारा लाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने क्या कहा, इस आज्ञा पत्र में भारत में विदेशी शिक्षा की राजनीति का शिलान्यास किया गया। और क्या किया कंपनी ने, क्या किया, 1813 के आज्ञा पत्र में यूरोपीय ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की खुली छूट दे दी। भारत में बड़ी संख्या में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश हुआ और उनके धर्म प्रचार और शिक्षा प्रसार के काम में तेजी आई। इनसे प्रेरणा पाकर देश में अनेक गैर मिशनरी संगठन बने और उन्हें भी शिक्षा की व्यवस्था में अपना सहयोग दिया। परंतु इस बीच कंपनी अपनी कोई शिक्षा नीति नहीं बना पाई थी। इसके लिए उसने शैक्षिक कार्यों में उतनी गति नहीं करी जितनी कि उसे करनी चाहिए थी। तो नाउ अब हम बात करते हैं नंबर 2, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। देखो, इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। मीन्स जो हमारा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद है वो किसकी उपज थी, जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसकी उपज थी, जिसमें ईसाई मशीनरियों को खुले भारत में आने का खुली छूट दे दी गई थी। ठीक है, उनको धर्म प्रसार करने की पूरी खुली छूट दे दी गई थी। इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। प्रथम बात तो यह थी कि इसमें आज्ञा पत्र में यह तो निर्देश दिया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, परंतु यह स्पष्ट नहीं था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। दूसरी बात, उसकी धारा 34 में 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रखरखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी। उसमें साहित्य और भारतीय विद्वानों की व्याख्या नहीं की गई थी। कंपनी ने लोगों ने इन दोनों शब्दों को अलग अलग उसमें बांट दिया, यानी कि लोगों ने, जिस वजह से क्या हुआ, जो लोग थे उनका जब विवाद आपस में बढ़ता गया तो उन्होंने क्या किया, इसको 2 वर्गों में बांट दिया, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी। अब हम बात करते हैं प्राच्यवादी वर्ग की। इस वर्ग में अधिकतर कंपनी के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी थे। ये 1913 के आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द से अर्थ भारतीय साहित्यों से लेते थे और विद्वानों से अर्थ तथा भारतीय साहित्यों के विद्वानों से लिया करते थे। ये चाहते थे कि भारत में भाषा, संस्कृति, हिंदी और अरबी के माध्यम से शिक्षा दी जाए। और नंबर 2, भारत में भारतीय साहित्यों का ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट, कुछ उदारवादी भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का सामान्य ज्ञान कराने के पक्ष में थे। अब हम बात करते हैं पाश्चात्यवादी वर्ग की। इस वर्ग के अधिकतर कंपनी के युवा अधिकारी थे। ये 1813 के आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द का अर्थ पाश्चात्य साहित्य से लेते थे। उनका कहना था कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए। नंबर 3, कुछ कट्टरवादी ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य करने के पक्ष में थे। तो ये था हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि देखो, मैकाले कौन था, मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ मैकाले के विवरण पत्र से हुआ। मैकाले का पहला एक ऐसा अंग्रेज व्यक्ति था जिसने प्राच्य शिक्षा व संस्कृति की कड़ी आलोचना की और उसका उपहास किया। उसका कहना था कि भारत और अरब देशों का समस्त शिक्षा साहित्य यूरोपीय साहित्य की एक अलमारी के बराबर है। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा तथा सभ्यता का प्रभुत्व कूट कर भरा था और उसे उस पर बड़ा गर्व था। उसका कहना था कि इंग्लैंड की सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीयों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रबंध करे जो सभी प्रकार के उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। उसमें उनकी रुचि के अनुसार नहीं चलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि जो मैकाले विवरण है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड मैकाले को। किसको जाता है, लॉर्ड मैकाले को। मैकाले ने 8 फरवरी 1835 में अपना यह विवरण
जो था वो शिक्षा के संबंध में दिया था। और उसमें क्या था, उसमें जिसमें भारतीय साहित्य और संस्कृति की आलोचना की गई थी और उसका मजाक उड़ाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, ये था हमारा द्वितीय काल। द्वितीय काल में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है। 3 कार्य जो हुए थे इस काल में, एक 1813 का आज्ञापत्र, दूसरा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, तीसरा मैकाले का विवरण पत्र। नाउ अब हम बात करते हैं तृतीय काल की, तीसरे काल की। तीसरे काल में क्या हुआ, तीसरे काल में तृतीय काल में जो कि आपका था 1854 से लेकर 1900 तक। इसमें हमारा सबसे बड़ी घोषणा की थी वुड ने घोषणा की थी, वुड डिस्पैच के नाम से जो जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रसार हो रहा था, वह व्यापार के साथ साथ शासन भी करने लगी थी। भारत के अनेक प्रांतों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। यद्यपि कंपनी ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण, तथापि ब्रिटिश सरकार के 20 वर्ष बाद कंपनी ने नया घोषणा पत्र जारी करती थी, मतलब कि हर 20 वर्ष के बाद नया घोषणा पत्र जारी होता था। 1833 के घोषणा पत्र के बाद 1853 में यह घोषणा पत्र जारी करने का अवसर आया। तब ब्रिटेन ने राजनीतिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जाने लगा था कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाए। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति, सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स की नियुक्ति की। इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर 1854 में कंपनी ने शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। इसे कंपनी के संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र कहा जाता है। उन्होंने 19 जुलाई 1854 में 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की, इसलिए इसे उन्हीं के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख है, जिसमें शिक्षा नीति और कंपनी की कुछ मुख्य बातें स्पष्ट रूप से कही गई है। अब हम बात करते हैं वुड के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति कि वुड के आदेश पत्र में मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी। तो पहली थी शिक्षा का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा को सरकार का दायित्व स्वीकार करते हुए कहा गया था कि कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान इतना अधिक आकर्षित नहीं कर सकेगा जितना कि शिक्षा। यह हमारा एक पुनीत कर्तव्य है कि भारत के निवासियों को उस नैतिक तथा भौतिक समृद्धि से युक्त करे और उपयोगी ज्ञान के ऊपर फैलाए, जो कि भारत इंग्लैंड से अपनी संबंधों के कारण प्राप्त हो सकता था। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इस घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया हुआ था। पहला, भारतीयों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना। नंबर 2, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना और उनको भौतिक उन्नति करना। नंबर 3, भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग को बढ़ाना। नेक्स्ट था भारतीयों का नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना। लास्ट था राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। नाउ अब हम बात करते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। वुड के घोषणा पत्र में पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। पहला था प्राच्य भाषा व साहित्य को स्थान, कि इस घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए प्राच्य भाषा व साहित्य के महत्व को स्वीकार किया जाए, उन्हें पाठ्यचर्या में उचित स्थान दिया जाने की घोषणा की गई। नंबर 2, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान देना, स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू ओशिएंटल नॉलेज। भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा को अति आवश्यक बताया गया और उसे पाठ्यचर्या में विशेष स्थान देने पर बल दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट। मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन किया गया। इन सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के माध्यम
के संबंध में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। अंग्रेजी भाषा को वहां पढ़ाया जाएगा जहां उनकी मांग हो, परंतु अंग्रेजी का शिक्षण उस जिले की देशी भाषा के अध्ययन के साथ संयुक्त रूप से किया जाए। हम अंग्रेजी भाषा तथा देशी भाषाओं के यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के माध्यम के रूप में देखना चाहते थे और हमारी इच्छा उन्हें साथ साथ भारत में सभी स्कूलों में प्राप्त उच्च गुणवत्ता के साथ फलती फूलती दिखने लगी थी। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक। इस घोषणा पत्र में शिक्षकों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए भी वेतन बढ़ाने की बात की गई थी। नेक्स्ट है शिक्षार्थी। इस घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां देने का भी प्रावधान किया गया था। तो ये था हमारे वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें। अब हमारा है अंतिम चरण, चतुर्थ काल, जो कि 1901 से लेकर के 1947 तक रहा। इसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।